इन्होंने सरसों तेल को गायब कर दिया कि सरसों का तेल नहीं यूज करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल सबसे बड़ा जहर है। भारतीय खेती जो है मानसून का जुआ क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। और आज हम व्यू पॉइंट में बात करेंगे मोटे अनाज की। मोटे अनाज का इतिहास हमारे देश में काफ़ी पुराना रहा है और हमारा देश एक बार फिर इसी इतिहास को दोहराने जा रहा है। कई देशों ने इसकी महत्ता को भी माना है, यूएन के सामने हमने इसके प्रस्ताव को भी रखा है और इसी वजह से अब आने वाला 2023 मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और इसी पर बात करेंगे हम आज व्यू पॉइंट में। और स्वागत करते हैं ओजांग सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप सभी का। और उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट में आप लोगों को कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल पाएंगे। सर, सबसे पहले कहानी समझना चाहेंगे मोटे अनाज की, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो अभी की पीढ़ी है या आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उनको शायद इस मोटे अनाज की कहानी ही ना पता हो। मोटा अनाज किसे कहते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे आहार के अंदर? सबसे पहले इंदु जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इसको मोटा अनाज कहा जाना चाहिए। बहुत ही डेरोगेटिव, अपमानजनक शब्द है उस अन्न के लिए जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अन्न है। अगर ऑडियंस आज के बाद कभी भी इस्तेमाल करें तो उसको पोषक अनाज के रूप में इस्तेमाल करें। पोषक अनाज हमारे जीवन के, हमारे पोषण के, हमारी जो पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है। और इसको बार बार ये जो मोटा अनाज ये जो पश्चिमी सभ्यता के रूप में इसको इंफीरियर करके जो दिखाया गया, और इसको गरीबों का भी अनाज कहा जाता था, गरीबों का अनाज और बहुत ही मतलब जिसके पास कुछ नहीं उसका अनाज नहीं है, हाँ। ये जो कहा गया ना, इसने हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी धरोहर को छीन लिया, कम कर दिया उसके। दोस्तों, पहले भी मैं कई बार ये वीडियो में कह चुका हूं कि इस पूरी दुनिया में खासतौर पे आज जो संकट है, आपको लगता होगा कि कोई देश या उसके बम या उसका बारूद संकट है, नहीं। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संकट जो है वो पर्यावरणीय संकट है। और ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि पहले हमने पर्यावरण को संकट में डाला, आज पर्यावरण हमारी पूरे अस्तित्व पे संकट डाल रहा है। और अगर पर्यावरण संकट से निपटने का उसके जीवन शैली में किसी के पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन है तो वो भारत के पास है। और पूरी दुनिया को लीड अगर कर सकता है आज की डेट में, आज के हालात में, तो वो भारत कर सकता है। प्राचीन समय से ही जिनको आज आप मोटा अनाज कह रहे हैं या जिसको मैं पोषक अनाज कह रहा हूं, वो हमारे खान पान का एक बड़ा हिस्सा है। और भारत चूंकि बहुत विविधता वाला देश है, भारत में सांस्कृतिक, जलवायविक, भूगर्भिक तमाम तरह की विविधताएं, बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत खूबसूरत देश है ये। इसीलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। अब आप ये सोचो कि यहां पर इतनी विविधता, अगर आप अलग अलग जगहों पे जाएं तो खान पान में वो सब कुछ जो है सम्मिलित था। रागी, बाजरा, मक्का, जौ, ये हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करता था। हम इनको जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। हम गेहूं भी इस्तेमाल किया करते थे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मोटी मोटी रोटियां बना करती थी और चोकर वाली रोटियां होती थी, और आज तो छाना नहीं जान रहा था। और आज बिल्कुल छान कर अलग कर दिया जाता है। और हमारी डिमांड होती है कि जितना आटा बारीक हो उतना ज्यादा अच्छा। वो मोटी रोटियां होती थी, उसमें ऊपर घी डाल देती थी दादी और बढ़िया से हम खाते थे और सौंधी सौंधी जो खुशबू आती थी, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा था। एक्चुअली में जिसे आप मोटा अनाज कह रहे हैं वो पोषक तत्वों से भरा हुआ है। अब इसकी पूरी कहानी को हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। भारत के सामने सबसे पहले एक चैलेंज आया आजादी के बाद, अपने लोगों का पेट भरना। और भारत की जो शुरुआती नीतियां थी वो थोड़ी सी गड्ढमड्ढ हो गई, यानी भारत को जो कृषि में क्रांति करनी थी वो नहीं कर पाई। करते करते आगे चलकर जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो हमने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत ने खाद्य सुरक्षा में अभूतपूर्व जो है वो छलांग उठाई। आगे चलकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो वो एक समय था जब हमने हरित क्रांति की और फूड सफिशिएंसी को हमने डेवलप किया। यही वो दौर था फूड सफिशिएंसी के दौरान जब हमने हरित क्रांति की तो हमने केवल कुछ एक फसलों पर ही गौर किया, जिसमें चावल और गेहूं दो प्रमुख फसलें थे। तो ये भारत की प्रमुख फसलों के रूप में आगे चलते चले गए। अच्छा, फसलों के लिए हमें पानी की बड़ी आवश्यकता पड़ने लगी, तो धीरे धीरे यही फसलें मुख्य आहार के रूप में आगे चली। और आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत की जो मुख्य स्टेपल फूड है, जो खाद्य फसल है, वो चावल है। नतीजा हुआ कि धीरे धीरे जो प्रभाव था भारत में, जो ये जिसे आप मोटे अनाज कह रहे हो या जो पोषक अनाज है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। यानी कि पहले ये 40% तक था, अब धीरे धीरे घटते हुए ये 10% से भी कम आ गया। जो पुराने बुजुर्ग हैं वही इसका इस्तेमाल कर। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक
वेस्टर्न माइंडसेट था, वेस्टर्न को मार्केट चाहिए था भारत का, और वो पैकेज फूड, वो चक्की पिसा आटा और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी इसके पीछे पूरी तरह से लग गए। अपने एडवर्टीजमेंट का माहौल उन्होंने बनाया और टीवी आने के बाद उनको एक बहुत बड़ा जंप मिला। तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत से बदलाव किए, जैसे कि आपके घर में जो जितना फाइन आटा होगा, जितना मैदे का इस्तेमाल करेंगे, उससे बनी चीजें जो होंगी, पैकेज फूड जो होगा, वही आप उतना ज्यादा क्विक इस्तेमाल कर पाओगे। और धीरे धीरे हम भी अपनी खान पान की शिक्षाओं से दूर होते चले गए। अब जैसे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की बात करें, MPI जिसे आप लोग कहते हैं, तो उसमें भारत की जो जितनी भी धरोहर की चीजें थी, जैसे जमीन पर सोना या जो है कच्ची मिट्टी की बात करना, खाना खाना, इन सबको उन्होंने गरीबी सूचकांक में डाल दिया। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गरीब हैं, जबकि ये हमारी धरोहर का हिस्सा थे। आज ब्रिटेन कहता है कि जो मिट्टी की दीवारें होती हैं वो नेचुरल एयर कंडीशन का काम करती हैं, वो बाहर से अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम रखती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे मोटे अनाज थे वो हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा थे। अब खाद्य सुरक्षा से निपटने के साथ साथ भारत के सामने एक और चैलेंज आ गया, और वो ये है कि भारत के 42% बच्चे कुपोषित, मॉलन्यूट्रिशन का शिकार। भारत में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ एक चैलेंज आ गया पोषण सुरक्षा। अच्छा, भारत में शाकाहार यानी कि जो वेजिटेरियनिज्म है वो बहुत प्रभावशाली रहा है। तो वैसी कंडीशन में जो ये गेहूं चावल था, इसके माध्यम से जो है वो पोषण की मात्रा पूरी नहीं हो पा रही है। और ये जो पोषक अनाज है या मोटे अनाज जिन्हें आप कहते हैं, वो बेसिकली मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबसे बड़ी चीज जो है, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, सबसे बड़ी चीज है ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों में बहुत रिच होते हैं, और हमारे शरीर के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने पिछले कुछ समय सुना होगा कि बहुत से युवा एक्टर वो एक्सरसाइज करते थे, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई। आज आपने सुना होगा भारत डायबिटीज की राजधानी बनता चला जा रहा है। डायबिटीज, बीपी, ये सब बहुत नॉर्मल हो गए हैं। आपको पता है कि ये सब जो मोस्टली चीजें हैं वो हमारी खान पान से निकल कर की वजह से। कारण ये है कि जब आप ये इन पोषक मोटे अनाजों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दो तरह के फाइबर होते हैं। अगर आयुर्वेद की थोड़ी सी भी अगर हम बात करें, जो कि भारत की प्राचीन विद्या रही है, बहुत प्राचीन, तो वो कहता है कि सारी बीमारियों की जड़ पेट होता है। अगर आपका कॉलॉन यानी कि आपका पेट अगर सही नहीं है, आपका इंटेस्टाइन क्लीन नहीं हो रहा, तो वो सारी बीमारियों को पैदा करता है। और जो इस तरह की आज हम मैदा, चीनी, ये सब जो प्रोसेस फूड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खराब होता है, वो हाथों में जाके चिपक रहा है और धीरे धीरे वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जो हम आज तमाम मैदे से बनी चीजें, बर्गर, पिज्जा, ये सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो मोटे अनाज हैं इनमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर है। तो इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, वो हमारे पेट को साफ करता है, ठीक है। तो उससे कई बीमारियां हमारी खत्म हो जाती हैं, तमाम तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जो सॉल्युबल फाइबर है वो हमारे रक्त को मोटा नहीं होने देता है। तो यानी कि जो हाई बीपी या जो हार्ट की प्रॉब्लम, उससे भी हमें काफी, उससे हमें बचने में मदद मिलती है। सर, आंकड़े हाल के बताते हैं कि भारत में करीब 30 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जाहिर सी बात है कि इतने पोषक तत्व वाले अनाजों का जो हमारी थाली से दूर होना ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है। आपने बताया कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसके बहुत गंभीर जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके से अब जिस तरीके से हमने पहल की है कि इस अनाज को वापस से हमारी थाली में लाया जाएगा, बोला जा रहा है कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके बारे में बताया जाएगा। आने वाले समय में इस पोषक तत्वों वाले अनाज को हम अपने मुख्य आहार में शामिल करते हैं तो किस तरीके के बड़े बदलाव जो है देश में अर्थव्यवस्था के तौर पे या हमारे स्वास्थ्य के तौर पे देखने को मिलेंगे हमें? देखिए, हमें इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यापकता अभियान चलाना पड़ेगा। और देखिए, ये बड़ी विन विन सिचुएशन थी और है। मोटे अनाजों की बात करें तो ये एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत अच्छी। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मैं राजस्थान के एक इलाके में गया, वहाँ पानी की बड़ी कमी है, वहाँ पे पीने का पानी टैंकर से सप्लाई होता है। लेकिन जब मैं वहाँ गया, चूंकि राजस्थान का जो ये इलाका है, ये मोटे जो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा मसाले ये सब का बड़ा प्रयोग होता है, मतलब मोटे अनाज का खूब अच्छा प्रयोग होता है, क्योंकि मोटे अनाज को पानी की जरूरत कम पड़ती है। अब जरा बात को समझना कि इसके इतना बड़ा पैमाना, ये भारत की रीढ़ की हड्डी हो सकती है। लेकिन मैंने वहां देखा इतना चेंज आ गया कि लोग वहां रेगुलर चावल खा रहे थे। अच्छा, चावल जो है पेडी क्रॉप जिसे हम लोग कहते हैं, वो बड़ा पानी है, सिंचाई आधारित फसल है, उसको पानी चाहिए। अब उस इलाके में जहां पीने का पानी नहीं है, वहां अगर लोग चावल का प्रयोग करें, इसका मतलब है कि ये इकोलॉजिकल डिजास्टर है। आगे चलकर आप देखोगे ये पर्यावरण का एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि
जो प्रकृति होती है हमें सिखाती है कि पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही आपको सरवाइव करा सकता है, लेकिन उसके उल्टा ही अब यहाँ उल्टा देखने हो को रहा है। अब भारत में आज आप जानते हैं कि ग्राउंड वाटर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और आप आंकड़े अगर देखेंगे तो ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत जल है उसको परेशान होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है इनका प्रयोग करके फसलों को सींचा जा रहा है, और ऐसी फसलों को जहां पानी की कमी हो रही है और उनको अतिरिक्त पानी चाहिए, अतिरिक्त पानी चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये जो टीवी के माध्यम से या जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के प्रभाव में आकर हमारी सरकारें वो जाल नहीं समझ पाई, और जो हमारे राष्ट्र की धरोहर थी जहां पर पानी की कमी थी वहां पर गेहूं और चावल नहीं कर सकते थे। सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती। एमएसपी आपने गेहूं और चावल के लिए अच्छा रखा, अब किसान बेचारा क्या करे, वो अपनी इनकम के लिए वो उन्हीं फसलों को बोने लगा जिस पर सरकार एमएसपी दे रही है। अब एमएसपी सरकार तो दे रही है, लेकिन सभी फसलों के लिए, मोटे फसलों के लिए, अनाज के लिए तो उसने किया नहीं। अब नतीजा हो रहा है कि वो ऐसे क्षेत्र में वो उन फसलों को उगा रहा है जो वहां के लिए वो इकोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। अब कोई विकल्प बचा नहीं उसके पास। अगर सरकार शुरुआत से ही अपनी पॉलिसीज में इनको महत्व देती तो शायद आज स्थिति और अलग होती। हमें सबसे बड़ी बात, हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं करता, किसान कम पानी में भी फसलें उगा पाते, ये फसलें मिट्टी को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होती है। इसके साथ साथ जो भारत में आज न्यूट्रिशन की कमी हो रही है वो होती। और सबसे बड़ी चीज है, आपको ये पूरे देश के हर व्यक्ति को ये बात पता है कि आज भारत में एक कॉन्सेप्ट ऑफ आउट ऑफ द पॉकेट है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पास पूरी तरीके से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं होती हैं। उस दौरान आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी इनकम को दे देना पड़ता है। भारत में आउट ऑफ द पॉकेट जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा है, और माना जा रहा है कि भारत में जो बीमारियां हैं वो ज्यादातर हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम खान पीन में ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो वादी हैं। हमें पहले हमारे यहाँ हुआ करता था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो शाम ढलने के बाद खाना नहीं खाते थे, नाड़ी देख के बताते थे क्या खाना है, क्योंकि ईडा और पिंगला नाड़ियां काम करती थी। लेकिन आज की डेट में हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं, टीवी देखते हुए चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं। हमें हमारा जो जिसे कहते हैं ना आहार विज्ञान, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और भारत के पास दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे बेहतरीन आहार विज्ञान था। शरीर विज्ञान में जितना भारत ने काम किया प्राचीन समय से, उतना दुनिया की कोई सभ्यता नहीं कर पाई। लेकिन बाहर है भारत और भारत को आगे ले जाने वाले लोग कि उन्होंने भारतीय संस्कृत पर ही क्वेश्चन उठा दिया। भारत के ज्ञान विज्ञान को ही जो है उन्होंने क्या किया, उसको कमतर आंक दिया, और हमने उसको ऐसे कैसे अपना लिया। तो नतीजा हुआ कि आज हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जागरूकता लेकर आनी है, और मुझे लगता है कि जब हम हर मंच पर इसके बारे में बात करेंगे तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगी। हम न्यूट्रिशन अपने बच्चों को दे पाएंगे, किसानों की आय सुरक्षित कर पाएंगे, अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, और नो डाउट ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिजास्टर, जैसे बुंदेलखंड का रीजन हो गया, झांसी का रीजन हो गया, जो मराठवाड़ा का रीजन हो गया, जो विदर्भ का रीजन हो गया, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें बेकार हो जा रही हैं। अगर इन फसलों को वो बोते हैं तो निश्चित रूप से उनकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी, और ये पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है। तो मैं यही कहूंगा कि एक बहुत देर से सही लेकिन एक बेहतरीन शुरुआत है, और भारत न सिर्फ अपना पेट भर सकता है, अपनी बीमारियों से भी लड़ सकता है। हमारी अगर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस कम होंगे, हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, हम निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे समय तक काम कर पाएंगे, और जो पैसा हमारा बचेगा वो हम राष्ट्र निर्माण में और अपने भविष्य के लिए लगा पाएंगे। सर, जिस तरीके से इस अनाज की खेती होना स्टार्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगी, निर्यात भी बढ़ेगा, और हम लोगों को पोषण और न्यूट्रिशन भी उस तरीके से मिलेगा। लेकिन सर, क्या क्या चैलेंज सामने आएंगे, क्योंकि इतने सालों से जो है गेहूं और चावल को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है खेती में। ऐसे में जब इस अनाज के लिए वापस से वो एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा, तो किस किस तरह के चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है, पहले किसानों की मिनिमम आय सुरक्षित करनी होगी कि वो ये फसल क्यों बोएं, उनको भी उत्साहित करना जरूरी है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए मार्केट इकोनॉमी में हम जी रहे हैं, ठीक है, किसान बोने के लिए तैयार बैठा है, डिमांड तो हो, अब डिमांड मतलब मांग होनी चाहिए। और मैं मांग क्यों करूंगा, मैं मैदे की चीजों में, चीनी की चीजों में, मैं आटे में लगाऊं, पैकेज फूड टेस्ट ढूंढते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, जो अमीर आदमी है, जो जागरूक है, आज हेल्थ के लिए थोड़ा सा हो गया है, वो जैसे आपने ब्राउन राइस का नाम सुना होगा, बड़ी महंगे दाम पे मॉल्स में बिकता है, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड। तो जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ जो मजदूर होते थे वो अरवा चावल खाया करते थे। ये क्या होता था, ये कोदो, अरवा, ये घास के रूप में उगता था, और ये बड़े मतलब इसका रंग जो सफेद नहीं हुआ करता था, ये धूसर किस्म का होता था।
ये बड़ा बहुत एनर्जेटिक हुआ करता था। ठीक है, ये अरबा चावल हो गया, ये तालाब के किनारे अपने आप उगाता था। ठीक है, तो ये बड़ा हाईली फाइबर रिच हुआ करता था, चावल में फाइबर हुआ करता था। आज अमीर आदमी जो तमाम डॉक्टरों की दवाई खा खा के परेशान है, डाइजेस्टिव डिजीजेज है, वो जाके महंगे महंगे दाम पे ऑर्गेनिक फूड्स और ब्राउन राइस खरीद के लेकर आ रहा है। तो इट्स ऑल मैटर ऑफ अवेयरनेस। हमें एक्चुअली में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा, कि हमें हेल्थ को कोर इशू बनाना पड़ेगा, हमें बातचीत में लेकर आना पड़ेगा। और नो डाउट आज कोविड ने जो मुंह पे तमाचा मारा ह्यूमैनिटी के, कि भैया अब तुम अपनी आर्थिक प्रगति में, अपनी जीडीपी में हेल्थ को लेकर आओ, हेल्थ को लेकर आओ। और अगर हेल्थ को लेकर नहीं आए, सचेत नहीं हुए, तो बड़ी से बड़ी विज्ञान, बड़े से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी एक वायरस ध्वस्त करके खत्म कर सकता है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने पोषण को बढ़ाना है बहुत, और इसका सॉल्यूशन भारत के पास मौजूद है। बस सवाल है कि हम और आप अवेयर हैं या नहीं, हम इसके महत्व को जानते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ये जो पश्चिमी ताकतें हैं, जो अपने टेलीविजन मार्केटिंग के जरिए वो जो हमें जहर परोस रही हैं, हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम होना चाहिए जो भारत की इस धरोहर को समझे, उसको सार्वजनिक मंचों पे डाले। सरकार को बड़े प्रयास जागरूकता के करने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए, ऐसे सेगमेंट होने चाहिए जहां वो इनके गुणों के बारे में बता सके। तो सर जाहिर सी बात है कि जो आने वाले इस वर्ष को हम मोटा अनाज वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं, उससे पहले हमें एक जागरूकता अभियान हम लोगों को चलाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो इससे रिलेटेड आने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं मार्केट में। कहा जा रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप हैं जो मोटे अनाज को किसी न किसी रूप में लेकर आएंगे, रेडी टू ईट प्रोडक्ट के रूप में लेकर आएंगे, अलग अलग तरीके से लेकर आएंगे। किस तरीके से इकोनॉमिकल ग्रोथ को आप देखते हैं? मुझे याद है, मैं अभी कुछ समय पहले मैं साउथ में जब था तो वहाँ पे एक रागी की बनी हुई चिप्स थी जो बेक्ड थी, मतलब जो है वो तली गई नहीं थी। तो रागी उसको एक कंपनी ने स्टार्ट किया उसको, और बहुत बहुत बेहतरीन टेस्ट चिप्स के रूप में। तो यानी आप जब चिप्स में, जहां पर आप मैदे की बजाय आप रागी को कंज्यूम करो बिना ऑयल के, और बहुत अच्छा टेस्ट है, तो इस तरह की चीजों को इनिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना कि जितना ये कहना आसान है वो उतना करना मुश्किल। कारण मैं बताता हूं कि एग्रीकल्चर जो है उसको, जो हमारे देश के जो नियम कानून है ना, ये राज्यों का विषय है और तमाम तरह के, वो उसको फ्री छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसके लिए ठीक है, सबसे पहले भारत का किसान बहुत लायक है, भारत के लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन जो ये हम फार्मर वर्ड यूज करते हैं ना, हमें इस फार्मर वर्ड को हटा के एग्रीप्रेन्योर वर्ड लाना पड़ेगा। जैसे एंटरप्रेन्योर होता है, जैसे आपने स्टार्टअप की बात की, जैसे बिजनेसमैन होता है, ऐसे ही तो एग्रीकल्चर किसान जो है वो बिजनेसमैन क्यों नहीं हो सकता? वो बेचारा क्यों है? वो सरकार की दया पर निर्भर क्यों है? भारतीय खेती जो है मानसून का जुआ क्यों है? घाटे का सौदा क्यों? अरे यार, वो बिजनेसमैन है, वो एग्री बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करने दो। इसके आपने भारतीय किसान क्षेत्र में इतना ज्यादा नियम कानून डाल दिया है, ये एक्ट, वो एक्ट, चुंगी एक्ट, मंडी एक्ट, कि वो बेचारा फ्री ही नहीं हो पा रहा अपना काम करने के लिए। कुछ इनोवेशन करने तो मार्केट अगर डिमांड कर रही है, कल को हमने प्रोग्राम्स बनाए, हम पहली बात तो हमें लड़ाई लड़नी है विदेशी कंपनियों से, मल्टीनेशनल जो टीवी के माध्यम से अपने सड़े गले प्रोजेक्ट को भी जो है वो प्रोडक्ट को बहुत हाईलाइट करके हमें दिखा रहे हैं। इसमें एक एक्ट्रेस दिखाती है कि देखो रिफाइंड ऑयल जो है वो यूज करने से इनका दिल कितना बढ़िया रहता है, जबकि रिफाइंड ऑयल सबसे बड़ा जहर है, वो हमारी धमनियों में जाके जम जाता है। कितनी बेहतर तरीके से इन्होंने सरसों तेल को गायब कर दिया कि सरसों का तेल नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन भारत उष्णकटिबंधीय देश है, आयुर्वेद के किसी जानकार से पूछिए, सरसों का तेल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इससे पहली बात लड़ना पड़ेगा, तो यानी भारत को अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरा, इस किसान को फ्री करना पड़ेगा कि भाई तुम फार्मर नहीं हो, तुम एग्रीप्रेन्योर हो। और जिस दिन सरकार ने एग्रीप्रेन्योर वर्ड शुरू करना, भारत का बहुत सा यूथ है, बहुत टैलेंटेड है, वो आएगा और इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में, मतलब काफी सारे रोजगार के भी जो है अवसर वहां पे नजर आएंगे। भारत की 55% आबादी एग्रीकल्चर में लगी है। भारत की तो तस्वीर बदल जाएगी। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में हो जाएगा जिस दिन भारत का गांव समृद्ध हो गया, जिस दिन भारत के गांव के पास पैसा आ गया, उस दिन भारत किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। तो सवाल है कि 30% शहर में रहने वाले लोगों के लिए तुमने मॉल बना दिया, तुमने इकोनॉमी दे दी, पॉलिसी बना दी, ईएमआई कर दी, तो क्या भारत 30% बाजार है? 70%? जिस दिन 70% ताकतवर हो गया, उसके पास परचेसिंग पावर पैरिटी आ गई, गांव का जो चौधरी है वो जो जाके अपना कल भैया पॉलिसी दो, मुझे मोबाइल दो, जिस दिन उसने खरीद लिया, उस दिन पूरी दुनिया की कंपनियां भारत के चरणों में लोटी होंगी, भाई इतना बड़ा बाजार आपके पास है, हमें आने दो। तो हमें इसको एक अलग नजरिए से देखना होगा।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिलहाल हमारे लिए इस मोटे अनाज का हमारी थाली में आने की खबर हमारे लिए खुशखबरी के बराबर है, लेकिन हमें इसके लिए किसी सरकार की नीतियों का हमें इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि खुद से जागरूक होना है और अपने आहार में, अपनी थाली में इन पोषक तत्वों को ज़रूर लाना है। और इंदु जी को करेक्ट करना है कि वो मोटे अनाज कहना बंद करें और इसको पोषक अनाज कहना शुरू करें। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने एंडिंग पोषक अनाज बोलकर ही की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. जॉइनिंग अस।